हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल, कैसन बा बच्चों? कैसे हो? ठीक ठाक, बढ़िया। पेपर आ गए बस। आज क्या तारीख है? 11 तारीख है आज। आज कौन सा दिन है? आज है, आज ट्यूसडे है ना? आज ट्यूसडे है। गलत सोच रहे हैं। मुझे पता है क्या सोच रहे हो आज आप। हाँ, आज भी आपको नवरात्रे याद आ रहे हैं, है ना? आज भी नवरात्रे याद कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि पढ़ाई का समय आ गया है, 15 तारीख से पेपर है, थोड़ा पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे लें। कोई नहीं, ठीक है। बट आज बहुत अच्छा दिन है, आज प्रॉमिस डे है। सो प्रॉमिस करिए अपने आप से, ठीक है? अपने आप से प्रॉमिस करिए कि जो भी आप करेंगे, वो जो भी आप अपने लिए करेंगे, जो अच्छा करेंगे अपने जीवन के लिए, कि कुछ आप प्रॉमिस करिए अपने आप से कि मैं अपने जीवन में, अपने आप से मैं वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा किसी भी फील्ड में। ठीक है बेटा? जरूरी नहीं है पढ़ाई में, किसी भी फील्ड में। आप स्पोर्ट्स में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, ठीक है? तो मेक श्योर आप अपने आप से आज वादा करें कि मैं अपने आप को बेहतर और बेहतर और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है? आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत फटाफट ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर का नाम आप जानते हैं, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है? इस चैप्टर का हम लोग बहुत क्विक रिवीजन लेंगे और इसमें ना ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ना ये चैप्टर बहुत बड़ा है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। तो फटाफट इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है? चलिए, देखिए, सबसे पहले ग्लोबल मतलब, ठीक है, यानी मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल वर्ल्ड मतलब कि हम एक वर्ल्ड को, ठीक है, किस तरीके से ग्लोबल बना देते हैं। ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की, ठीक है, ग्लोबल वर्ल्ड बनाने के लिए, यानी हम सब एक साथ हैं, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन हुआ होगा। ठीक है? ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं हुआ होगा, तभी आज के समय में हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। ये मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन में बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, किस तरीके से। फिर भी मैं आपको एक ऊपर ऊपर का मोटा मोटा सा रिव्यू दे देता हूं। ग्लोबलाइजेशन, इंटरकनेक्शन ऑफ द नेशन रिफर्स टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? इंटरकनेक्शन है, नेशंस का इंटरकनेक्शन होना, यानी नेशंस जब एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। जब बहुत सारे नेशंस एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे आप इस इमेज में देख सकते हैं। इन द मॉडर्न वर्ल्ड वी आर वेल कनेक्टेड अक्रॉस नेशंस, अलाउइंग क्विक ट्रैवल बिटवीन नेशंस। और आज की डेट में हम लोग क्या है? बहुत ज्यादा वेल कनेक्टेड है। आपको कहीं पर भी जाना है, इंडिया में भी या आउट ऑफ इंडिया भी आपको कहीं पर जाना है, आप तुरंत विद इन अ सेकंड आप फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं और जा सकते हैं। आपको कहीं पर भी जाना है, आप ट्रेन की, बस की, ठीक है, किसी भी चीज की आप टिकट बुक कर सकते हैं और आप जा सकते हैं। अभी तो आप जो ओला चल रही है, ठीक है, ओला है, रैपिडो है, ये सब क्या है? इनकी मदद से आप, मतलब मिनट में आप कहीं पर भी आप जाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? अपने गाड़ी बुक करते हैं, ठीक है, आप गाड़ी बुक करते हैं, बाइक बुक करते हैं, वट एवर जो भी आप बुक करते हैं, और आप तुरंत उससे जा सकते हैं। ठीक है? ये तो सिर्फ इंडिया की बात हो गई, बाहर भी आप कहीं भी जा सकते हैं, है ना? तो जैसे ये देखो, ये किस तरीके से बोल रही है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो ये पीछे पीछे कैसे आई है? ये ग्लोबलाइजेशन की मदद से आई है। ठीक है? ये ग्लोबलाइजेशन के कारण है कि ये 7 समुंदर पार करके तेरे पीछे पीछे आ गई। ऐसा ही प्रॉमिस करिए आज, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। किसके पीछे आ गया? पढ़ाई तेरे पीछे आ गया, क्योंकि अब 15 तारीख से अगर मैं तेरे पीछे नहीं आया तो तू मेरे पीछे आ जाएगी। इसलिए बेहतर है कि मैं ही तेरे पीछे पीछे आ जाऊं। क्यों? है ना? चलिए, अब नाउ हाउ वाज, देखिए जग्गू फिर आ गया। जग्गू जग्गू फिर आ गया, फिर सोच रहा है, बहुत सोचता है हमारा जग्गू, बहुत नादान बालक है, बार बार सोचने लग जाता है। देख जग्गू क्या सोच रहा है। हाउ वाज ग्लोबलाइजेशन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। यानी हम ग्लोबलाइजेशन के आज के समय में हम बात करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एयरप्लेन्स हैं, बसेस हैं, मतलब हर तरीके का ट्रांसपोर्ट है। यानी आज की डेट में आपके पास मोबाइल फोन है तो आपकी दुनिया में मुट्ठी है, ठीक है, सॉरी, आपकी मुट्ठी में दुनिया है। ठीक है? दुनिया में मुट्ठी नहीं, आपकी मुट्ठी में दुनिया है। यानी आप जो पूरा संसार है वो आपके एक हाथ में, अगर आपके पास मोबाइल है तो। लेकिन आप खुद सोचिए कि पुराने जमाने में
बहुत पुराने जमाने में ग्लोबलाइजेशन कैसे होता होगा, लोग कैसे इंटरकनेक्टेड हुए होंगे, क्योंकि ये शुरुआत ऐसा तो नहीं है कि अचानक से हो गया, अचानक से कोई आया और उसने बोला लो ग्लोबलाइजेशन चालू की जाए, उन्होंने कहा ओके डन लेट्स डू इट, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं धीरे 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 बढ़ा होगा और इसी वजह से आज इतना रैपिड ग्रोथ कर चुका है ना जी। तो देखते हैं कि किस तरीके से जो जग्गू सोच रहा है कि ग्लोबलाइजेशन पहले के जमाने में कैसा होता होगा, तो जग्गू के सवाल का जवाब दिया जाए। क्यों जग्गू तैयार है जानने के लिए? चलिए, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, प्री मॉडर्न वर्ल्ड देखिए, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज बीन सिंस एंशिएंट टाइम। तो जग्गू के सवाल का जवाब है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो अभी से नहीं, बहुत पहले से, एंशिएंट टाइम से, बहुत पुराने जमाने से है। ट्रैवलर्स देखिए, कौन कौन? ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट यूज्ड टू ट्रैवल अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस। ट्रैवलर्स हो गए यानी जो यात्रा करते हैं, ट्रेडर्स हो गए जो व्यापार करते हैं, प्रीस्ट हो गए यानी पादरी, ठीक है, जो क्रिश्चियंस में जो प्रीस्ट होते हैं उनको पादरी बोला जाता है, ठीक है। ये क्या करते थे? ट्रैवल करते थे, बहुत लंबे लंबी जगहों पर, बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस पर जाते थे। अब ये क्यों जाते थे? चलिए बात करते हैं सबसे पहले नॉलेज की। ये क्यों जाते थे? नॉलेज गेन करने के लिए, अलग अलग जगहों पर नॉलेज के बारे में जानने के लिए। अभी हम क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, नॉलेज के लिए। और क्यों जाते थे? ट्रेडर्स क्यों जाते थे बेटा? अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते थे, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते थे, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का व्यापार होता है। तो सबको ये लगता था कि अच्छा कोई नई जगह जाएंगे तो हो सकता है कुछ नया मिल जाए, है ना। और प्रीस्ट किस लिए जाते थे? स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, यानी आत्म शांति के लिए, क्योंकि आप जिस एरिया में हैं वहां तो आपको सब जानते हैं, अरे ये प्रीस्ट है, ये क्या प्रीस्ट है, इसको तो हम पहले से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, कितना तेज आदमी है ये। इसलिए लोग क्या करते हैं? आत्म शांति के लिए सांसारिक जीवन की मोह माया को त्याग देते हैं। ये सब मोह माया है, आओ इसको त्याग दें, है ना। तो इसलिए प्रीस्ट क्या करते हैं? स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए कहां जाते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। नॉट ओनली डिड दे ट्रैवल बट दे ऑल्सो कैरीड गुड्स, स्किल्स, मनी, इन्वेंशन विद देम। अब जब ये कहीं पर जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। तो ये क्या करते थे? जब ये कहीं जा रहे हैं, खासकर ट्रैवलर्स जब ये जाते थे तो अपने साथ सामान भी लेकर जाते थे, सामान लेकर जाते थे, अपने साथ स्किल्स भी लेकर जाते थे। यानी आपके यहां पर हो सकता है कोई नई मशीन से काम किया जाता हो, और जब आप किसी दूसरी जगह पर जा रहे हैं वहां तो उस मशीन के बारे में ही नहीं पता, तो आप एक नई तरीके की स्किल आप लेकर गए, है ना जी, ठीक है जी। और उसके बाद क्या लेके जाते थे आप? पैसा लेके जाते थे, बिना पैसे के तो जा ही नहीं सकते हैं। मनी तो एवरीथिंग इज मनी, है ना, मनी तो सब कुछ है, तो बिना पैसे के आप कहीं क्या करने क्या जाएंगे? कौन आपको बिना पैसे के पूछेगा? और क्या लेके जाते थे? इन्वेंशंस, ठीक है, अपने नई नई इन्वेंशंस, कोई नई टेक्निक आपने बनाई है, कोई गैजेट आपने बनाया, आप उसको अपने साथ लेके जाएंगे, ठीक है, अपने साथ लेके जाएंगे, किसी दूसरे देश में लेके जाएंगे। ओ माय गॉड, ओ मागू तुरुलव, ठीक है, तो आप वो देखेंगे, दूसरे लोग जाके देखेंगे, अरे ये तो बहुत नई तरीके की टेक्निक है, हमारे पास तो है ही नहीं। टुडे वी मैनी फाउंड मैनी दैट अर्लियर पीपल यूज्ड टू ट्रेड इन मेनी कंट्रीज, ठीक है, आज के समय में, ठीक है, हम लोग आज के समय में हम पुरानी चीजों के बारे में जान पाते हैं कि पहले के जमाने में लोग किस तरीके से ट्रेड करते थे। फॉर एग्जाम्पल काउरीज, ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल देखिए, काउरीज का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, अ फॉर्म ऑफ करेंसी, एक करेंसी का फॉर्म है, ठीक है, जिसको कहां यूज किया जाता था बेटा? इसको मालदीव्स में यूज किया जाता था। सबका सपना होता है, जो लड़के होते हैं सबका सपना होता है कि जीवन में एक बार गोवा जाए, उसके बाद नेक्स्ट सपना होता है कि जीवन में एक बार बैंकॉक जाए, और दूसरा, ठीक है, जब आप सपने सजाते हैं, ठीक है, कि हाँ वो एक है, वही तो है मेरे सपनों की रानी, वही तो है मेरे सपनों का राजा, स्प्लेंडर पे बैठ के आएगा। अब घोड़े पे तो नहीं आता है, तो स्प्लेंडर पे बैठ के आएगा। और कहां जाएंगे हम? मालदीव्स जाएंगे घूमने के लिए। तो वही मालदीव्स, ठीक है, वही मालदीव्स की करेंसी कौन? पहले के जमाने में क्या करेंसी थी? काउरीज थी, ठीक है, ये है काउरीज। अब इसको मत बोलना कि हम इससे खेलते थे, क्योंकि मुझे पता है खेलते थे। और यूज फॉर ट्रेड, उस समय के जमाने में इसको ट्रेड के लिए यूज किया जाता था। अब ये जो काउरीज हैं, आज के समय में हम इन्हें कहां देख पाते हैं? ईस्ट अफ्रीका और चाइना में। यानी ये चीज
मालदीव्स में थी, और आज के जमाने में हम इन्हें कहां पाते हैं? चाइना में देखते हैं, ईस्ट अफ्रीका में देखते हैं। इसका मतलब ये जो काउरीज थी ये मालदीव से चाइना भी गई है, ये मालदीव से अफ्रीका भी गई है। इसका मतलब ट्रेड तो हुआ है, व्यापार तो हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक इमेज है, इमेज ऑफ अ शिप ऑफ अ मेमोरियल स्टोन, गोवा म्यूजियम इन 10th सेंचुरी। अभी आप इस शिप को देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए नाव बनी हुई है, ये नाव बनी हुई है। इसका मतलब क्या था कि लोग ट्रैवल तो करते थे। भाई नाव से और क्या करेंगे? ट्रैवल ही तो करेंगे। या नाव में बैठ के लूडो थोड़ी खेलेंगे, सांप सीढ़ी थोड़ी खेलेंगे, ट्रैवल करेंगे। ठीक है, तो ये चीजों से हमें पता चलता है कि जो हमारा ग्लोबलाइजेशन था, यानी लोग जो ट्रैवल करते थे, वो आज नहीं सदियों से करते हुए आ रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं। ये कोई नई कहानी नहीं है। इसलिए 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो वो जो पीछे पीछे गई है, वो कैसे गई है? वो कोई ना कोई मेथड उसने इस्तेमाल किया होगा ट्रैवल करने के लिए। कौन सा मेथड इस्तेमाल किया होगा? उनमें से हो सकता है कि एक मेथड सिल्क रूट हो सकता है एक मेथड जो है वो सिल्क रूट हो। क्या है देखिए, द नेम ऑफ सिल्क रूट पॉइंट्स आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ चाइनीज सिल्क कार्गोज अलोंग दिस रूट। अब इसका नाम सिल्क रूट क्यों रखा गया? ठीक है जी, इसका नाम सिल्क रूट क्यों रखा गया? क्योंकि ये सिल्क रूट जो नाम पड़ा था, ये चाइनीज सिल्क कार्गोज जो थे उस समय उस रास्ते से जाते थे। ठीक है, जो चाइनीज सिल्क के जो कार्गोज होते थे वो उस रास्ते से जाते थे, इन रास्तों से जाते थे, इसलिए बेटा उनको सिल्क रूट बोला गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है प्री मॉडर्न ट्रेड का। इससे हमें पता चलता है कि पहले के जमाने में ट्रेड होता था। ठीक है, इट कनेक्टेड मेनी रीजन्स विद इन एशिया। अब देखिए ये सिल्क रूट का यहां पर आप डायग्राम दे सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं, इमेज में आप देख सकते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें सिल्क रूट क्या क्या रीजन्स को ज्वाइन करता है, ये विद इन एशिया में है, यूरोप को ज्वाइन कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन कर रहा है। तो जो पूरा का पूरा है, ठीक है, सिल्क रूट सभी को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, दे एग्जिस्टेड बिफोर क्रिश्चियन एरा। ये क्रिश्चियन एरा से पहले था। कब तक था? 15th सेंचुरी तक था। ठीक है, क्रिश्चियन एरा से पहले का है ये सिल्क रूट, और कब तक रहा? 15th सेंचुरी तक ये रहा था। उसके बाद बहुत डेवलपमेंट हो गया, उसके बारे में हम बात करेंगे। थ्रू सिल्क रूट चाइनीज पोट्री। अब सिर्फ सिल्क रूट से सिल्क ही नहीं जाता था, यही नहीं समझना है कि सिल्क रूट हो गया तो सिर्फ सिल्क ही सिल्क जाएगा वहां से, ना जी ना, सिल्क के अलावा भी बहुत कुछ जाएगा। जैसे चाइनीज पोट्री, ठीक है, चाइनीज सिल्क, इंडियन टेक्सटाइल एंड इंडियन स्पाइसेस। इंडिया के जो टेक्सटाइल थे, ठीक है, और स्पाइसेस थे, मसाले, वो भी ट्रैवल होते थे। ट्रैवल फ्रॉम एशियन मार्केट, एशियन मार्केट से यूरोपियन मार्केट तक जाते थे। ठीक है, कहां से? एशियन मार्केट से यूरोपियन मार्केट तक जाती थी। क्या क्या चीजें जाती थी? चाइनीज पोट्री, चाइनीज सिल्क, इंडियन टेक्सटाइल और इंडियन स्पाइसेस। जो भारत के जो मसाले हैं उनका मजा ही अलग है। आप विदेश में चले जाइए, आपको मजा नहीं आएगा खाना खाने में। क्यों? क्योंकि वो मसाला नहीं मिलेगा आपको। भैया एक्स्ट्रा चटनी दे दीजिए, भैया थोड़ा तीखा बनाइए, भैया और तीखा बनाइए, और तीखा बनाइए, पता नहीं कितना तीखा बनवाते हैं। इसके अलावा गोल्ड एंड सिल्वर यूज्ड टू कम फ्रॉम यूरोपियन मार्केट टू द एशियन मार्केट। अब देखिए क्या हो रहा है कि जब यहां से वहां कुछ जाएगा तो वहां से भी तो यहां आएगा। इतने अच्छे तो है नहीं कि हम सिर्फ लेते ही रहेंगे, देंगे नहीं कुछ भी। तो क्या किया जाएगा? जब वहां से इतना सामान आ रहा है एशियन मार्केट से यूरोपियन मार्केट में, तो यूरोपियन मार्केट से एशियन मार्केट में भी जाएगा। क्या सामान गया था? गोल्ड और सिल्वर गया था बेटा। देखिए क्रिश्चियन मिशनरीज, मुस्लिम प्रीचर्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। क्रिश्चियन मिशनरीज, मुस्लिम प्रीचर्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स यूज्ड टू ट्रैवल थ्रू द सिल्क रूट। ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे, ठीक है, मुस्लिम जो प्रीचर्स होते थे, और इसके अलावा बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते थे, ये भी सिल्क रूट से ट्रैवल करते थे फॉर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट एंड टू प्रमोट कल्चर। ये क्या करते थे? स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, यानी आत्म शांति के लिए, ठीक है, ये लोग क्या करते थे? ये जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, इस सिल्क रूट की मदद से ट्रैवल करते थे। और क्या करते थे? ये अपने कल्चर को प्रमोट करते थे।
ठीक है, क्या करते थे, अपने कल्चर्स को भी ये प्रमोट करते थे। क्योंकि कल्चर, जब आप जाएंगे कहीं पर तो आप अपने रिलीजन के बारे में बताएंगे कि हाँ मैं क्रिश्चियन हूं या मैं मुस्लिम हूं या मैं बुद्धिस्ट हूं, तो अपने कल्चर के बारे में भी ये लोग दूसरों को बताते थे। द सिल्क रूट वॉज नॉट जस्ट अ ट्रेड रूट, सिल्क रूट जो था वो एक ट्रेड रूट ही नहीं रह गया था, बट ऑल्सो क्रूशियल पाथवे फॉर कल्चरल एक्सचेंज। इससे और क्या हुआ, कल्चरल एक्सचेंज हुआ, फैसिलिटेटिंग द स्प्रेड ऑफ आइडियाज। जब कल्चर एक्सचेंज होता है तो आइडियाज भी स्प्रेड होने लग जाते हैं कि अच्छा उसके रिलीजन में तो ऐसे हैं, अच्छा उसके रिलीजन में ऐसे हैं, अच्छा वहां उस रिलीजन में कहानी कुछ और है। तो यहां पर क्या है कि कल्चर्स जब एक्सचेंज होने लग जाते हैं तो लोगों के आइडियाज भी स्प्रेड होने लग जाते हैं, लोगों की जो थिंकिंग है वो भी फैलने लग जाती है, स्प्रेड होने लग जाती है। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखिए, बुद्धिज्म इमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया। बुद्धिज्म जो था वो ईस्टर्न इंडिया में इमर्ज हुआ था, इसके बारे में हम सब जानते हैं, एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शन थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द सिल्क रूट। लेकिन आज की डेट में आप देखिए कि बहुत चाइना में आप देख लीजिए, बैंकॉक में देख लीजिए, सिंगापुर में देख लीजिए, ठीक है, मलेशिया में देख लीजिए, वहां पर बहुत सारी बुद्धिस्ट स्टैचूज हैं। जो इमर्ज हुआ ईस्टर्न इंडिया से वो वहां तक कैसे पहुंच गया, वो चाइना में कैसे चला गया, वो मलेशिया में कैसे चला गया, वो सिंगापुर में कैसे चला गया, वो बैंकॉक में कैसे चला गया। कहीं ना कहीं ये जो आइडिया था ये स्प्रेड हुआ। ठीक है, ये आइडिया जो होगा बुद्धिज्म का ये कहीं ना कहीं फैला, इसलिए तो ऐसा हुआ। ठीक है, अब देखिए आइडिया भी ट्रैवल हो गया। पहले क्या हुआ, जो सामान था, कार्गोज थे, वो ट्रैवल हुए, फिर आइडियाज भी ट्रैवल होने लग गए। अब क्या ट्रैवल होगा, अब ट्रैवल होगा जी फूड, खाना। खाना भी तो ट्रैवल होगा, क्यों, क्योंकि आपको मान लीजिए आपको यहां जो बनाना आता है, आप विदेश में जाएंगे, विदेश में आपको उबला हुआ खाना मिलेगा तो आप वो नहीं खाएंगे, फिर आप अपना खाना बनाएंगे, फिर वो बहुत ज्यादा फेमस होगा और नए तरीके का फूड बन जाएगा। आपने तहलका मैगी सुनी है? अभी आप कभी ना यूट्यूब पर देखना फूड व्लॉगर्स, अभी तो नहीं, जब पेपर खत्म हो जाएंगे या माइंड फ्रेश करने के लिए कभी आप देखना फूड व्लॉगर्स, उसमें आपको एक से एक चीज दिखाएंगे। मतलब मैगी में चॉकलेट भी डाल दी, अंडा भी डाल दिया और पता नहीं क्या क्या डाल दिया और लोग खा रहे हैं, कितना मजा आ रहा है लोगों को। तहलका ऑमलेट खाया बेटा आपने कभी? मत खाना, क्योंकि वो बहुत तहलका है, मतलब खतरनाक। पराठा बना रहे हैं, इतना बड़ा पराठा बना रहे हैं, उस पर पूरा तेल का कनस्तर पलट दिया, जो तेल का जो केन होता है वो पूरा का पूरा पलट दिया, वो तो इंसान बिल्कुल खत्म हो जाए। तो आप कभी देखना जब पेपर खत्म हो जाएंगे आराम से फूड ब्लॉगिंग, कितना खतरनाक कैसा कैसा खाना हमारे भारत में बनता है। तो हाँ, बात करते हैं हम लोग फूड पर, कि जब आइडियाज ट्रैवल होने लगे, सामान ट्रैवल होने लगा, स्पाइसेस, इंडिया के तो मसाले ट्रैवल होने लगे, तो खाना भी तो ट्रैवल होगा। देखिए, travelers would often carry food supplies for a long journey, and they also carried seeds from their home regions to plant new crops in the areas they reached, facilitating the spread of different plant varieties across various geographical regions. अर्थात यहां पर एनसीईआरटी माता क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि ट्रैवलर्स जब नई जगहों पर ट्रैवल करने के लिए जाते थे, तो आप भी बेटा जब आप कभी घूमने जाते हैं, तो आप जब कभी जब आप कहीं घूमने जाते होंगे तो आप अपने साथ खाना लेके जाते होंगे, बिना खाने के तो नहीं जाते होंगे, कुछ ना कुछ तो खाने के लिए आप लेके जाते होंगे, या आपकी मम्मी पैक करके देखिए आपके लिए जब खाना लेके जाती होंगी। तो ऐसे में कंडीशन क्या होती है, यानी खाना तो आप भी लेके गए, तो ये जो ट्रैवलर्स हैं जब ये कहीं जाएंगे तो ये भी तो खाना लेके जाएंगे, भूखे पेट थोड़ी रहेंगे कि अच्छा घूमने निकल लिए, खाना कुछ है नहीं, चलो घूम के आते हैं। और ये तो बहुत लंबी लंबी डिस्टेंसेस को ट्रैवल करते थे, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन में ये लोग क्या करते थे, अपने साथ फूड कैरी करते थे। सिर्फ फूड ही नहीं, क्योंकि इनको पता नहीं था कि भाई किस जगह पर जाएंगे, कैसा खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, अपने साथ सीड्स भी कैरी करते थे। ठीक है, अपने साथ क्या करते थे, सीड्स भी कैरी करते थे, ठीक है, प्लांट्स की, ठीक है, फ्रॉम देयर होम रीजन्स टू न्यू क्रॉप्स इन द एरियाज, ठीक है, दे रीच। और इससे क्या होने लगा, जो सीड्स कैरी करने लगे, नई जगह जाके उन सीड्स को उगाते थे,
तो इससे क्या होने लगा, स्प्रेड ऑफ डिफरेंट प्लांट वेराइटीज, नई तरीके की प्लांट वेराइटीज अलग अलग जगहों पर देखने के लिए मिली, जो कहीं पर नहीं थी वो होने लग गया। यानी एक नए तरीके का प्लांट हमें देखने को मिला। कैसे मिला, अरे कोई भाई साहब आए थे किसी जगह से, तो वो लगाकर चले गए, अब देखो ये कोई नई चीज उग रही है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, नई प्लांट की वैरायटीज हमें देखने को मिली अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में। अब देखिए आप इसका एग्जांपल देखिए, नूडल्स, ठीक है, आप सभी का फेवरेट, लड़कियों का सबसे ज्यादा फेवरेट, नूडल्स वर ओरिजिनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना। जो नूडल्स है वो चाइना का है, ठीक है, नूडल्स जो है वो चाइना का है। व्हेन दे रीच वेस्टर्न कंट्रीज, जब ये नूडल्स वेस्टर्न कंट्रीज तक पहुंचा, इसका नाम क्या हो गया, स्पेगेटी हो गया। ठीक है, पहले नूडल्स जो था वो चाइना का था, ओरिजिनेट हुआ था चाइना में, लेकिन जैसे वो वेस्टर्न कंट्रीज में पहुंचा उसका नाम क्या कर दिया, स्पेगेटी कर दिया। देखिए, इट्स रेनिंग इन दिल्ली एंड ऑल आई वांट इज मैगी। ठीक है, मैगी। तो आज क्या है, बारिश होती है, भूख लगती है, तो हम क्या करते हैं, मैगी बना के खाते हैं। ये मैगी भी तो है, कहीं ना कहीं से तो आई होगी, इंडिया की तो नहीं है ये मैगी। फूड ट्रेवल्स, पास्ता देखिए, पास्ता जो था वो ओरिजिनली अरब कंट्री का है, नई चीज है। जो पास्ता जो है वो अरब कंट्री का है। इट इज लाइकली दैट अरब कंट्रीज स्प्रेड इनटू वेरियस रीजन। अरब कंट्री जो थी वो वेरियस रीजन में स्प्रेड हुई थी। मैनी अरेबियंस ट्रैवल टू सिसिली, इटली। काफी सारे अरेबियंस जो थे वो इटली गए थे, ट्रैवल किया था उन्होंने। इट माइट बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि दैट पास्ता हैड बीन ब्रॉट टू इटली बाय दीज अरब पीपल। और ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी हमने जाना कि ट्रैवलर्स क्या करते थे, अपने साथ खाना लेके जाते थे, तो अरेबियन ट्रैवलर्स इटली गए थे। तो ये हो सकता है कि जो पास्ता है, ठीक है, वो जो है वो इस तरीके से इटली पहुंचा। क्या बात है, नई कहानी। सिमिलरली इन इंडिया एंड जापान सच फूड आइटम्स वर फाउंड। और इसी तरीके से आप इंडिया में देख लीजिए, जापान में देख लीजिए, कितने सारे तरीके के फूड्स जो हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। पॉसिबल कल्चरल एक्सचेंज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। इसके अलावा हमें क्या देखने के लिए मिलता है, कल्चरल एक्सचेंज मिलता है प्री मॉडर्न वर्ल्ड में। क्या मिलता है, कल्चरल एक्सचेंज देखने के लिए मिलता है प्री मॉडर्न वर्ल्ड में। देखिए, इंडियन स्ट्रीट फूड खा तो लेंगे हम। सुबह ऐसा कुछ होता है, समझ रहे हो ना, बताने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो आप, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि जब आप, वैसे तो खूब खाते हैं हम इंडियन स्ट्रीट फूड, हाँ वाह भैया तीखा लगाइए, भैया और तीखा, भैया और तीखा। अब फिर सुबह ऐसा कुछ होता होगा, तो आप समझ लीजिए क्या कंडीशन होती होगी। अब देखिए फूड ट्रेवल्स, हाउ दिस फूड ट्रेवल्स, जो फूड था ट्रेवल कैसे हुआ। फूड सच एज पोटैटो, फूड जैसे पोटैटो हो गया, सोया हो गया, मेज हो गया, टोमेटो हो गया, चिली हो गया, ग्राउंडनट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, रिमेन अननोन टू आवर एंसेस्टर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। आलू एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, बहुत समय पहले तक एक ऐसी चीज थी आलू। आज जिस आलू को हम लगातार हर चीज में खा रहे हैं, कल क्या बना था, आलू, आज क्या बना है, आलू, कल क्या बनेगा, आलू, उसके बाद क्या बनेगा, आलू, आलू ही आलू खा रहे हैं और इसलिए आलू जैसे हो रहे हैं। तो ये जो आलू था, बहुत समय तक तो हमें इसके बारे में पता ही नहीं था कि आलू जैसी कोई चीज भी होती है। अब देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस, मैंने बताया था आपको, ये है क्रिस्टोफर कोलंबस। ध्यान से देखिए इस चेहरे को, ठीक है, ये है क्रिस्टोफर कोलंबस। ये इटली के फेमस एक्सप्लोरर हैं, इनके बारे में हम सब जानते हैं। ऐसा एक्सीडेंटली, अचानक से इन्होंने क्या किया, एक कॉन्टिनेंट डिस्कवर किया जिसका नाम था अमेरिका। ठीक है, ऐसे ही अचानक से घूम रहे थे और इन्होंने डिस्कवर किया एक कॉन्टिनेंट जिसका नाम था अमेरिका। These foods were introduced to the Europe and Asia after that. वो गए, उन्होंने फिर वहां आलू देखा और उसके बाद उन्होंने पूरे एशिया को, पूरे यूरोप को आलू खिलाना चालू कर दिया। आलू ही आलू खा रहे हैं, चिप्स है उसमें भी आलू खा रहे हैं, सब्जी है उसमें भी आलू खा रहे हैं, बाहर कुछ खा रहे हैं उसमें भी आलू खा रहे हैं, आलू ही आलू खा रहे हैं।
आफ्टर पोटैटो वॉज इंट्रोड्यूस इन यूरोप, जो पोटैटो जो था वो यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ, पीपल हैविली रिलाइड ऑन देम। जैसे ही पोटैटो यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ, यूरोप के लोग सिर्फ आलू खा रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं तो आलू खा रहे हैं, दोपहर में तो आलू खा रहे हैं, शाम को तो आलू खा रहे हैं, चाय पी रहे तो आलू खा रहे हैं, आलू ही आलू खाए जा रहे हैं। एंड ग्रोइंग देम एज अ प्राइमरी क्रॉप फॉर सर्वाइवल। अच्छा, इतना आलू खा रहे हैं तो उसको आलू ही आलू उगा रहे हैं, मतलब आलू उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ सर्वाइवल हो गया था कि जो है जिएंगे तो आलू के साथ, मरेंगे तो आलू के साथ। आखिर इच्छा क्या है? एक आलू खिला दो, तुम क्या जानो, ठीक है रमेश बाबू, तुम क्या जानो एक आलू की कीमत। ये हो गया था यूरोप में। इन 1845 टू 1852, 1845 से 1852 के बीच में आयरिश पीजेंट्स हेविली डिपेंडेंट ऑन पोटैटोस। जो आयरिश पीजेंट्स थे, ठीक है, वो टोटली पोटैटो के ऊपर डिपेंड हो गए थे। अब पोटैटो ब्लाइट दैट डिस्ट्रॉयड द पोटैटो क्रॉप। अब उस समय क्या हुआ, एक ऐसी दिक्कत आ गई कि जो पोटैटो जो था, ठीक है, वो खराब होने लग गया, सड़ने लग गया, ठीक है। और उससे पोटैटो जो था, जो पोटैटो की जो क्रॉप थी वो सारी खराब हो रही थी। became a period of starvation and in Ireland resulted in 1 million death। अब क्योंकि प्राइमरी सोर्स ही आलू बना लिया था, सब कुछ ही आलू आलू था, और ऐसी दिक्कत आ गई कि ऐसी कोई समस्या आ गई कि आलू सड़ने लग गए। आलू सड़ने लग गए तो पूरी फसल खराब होने लग गई। अब जब सभी लोग मेनली प्राइमरी सोर्स उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड आलू बन गया था, तो दिक्कत में आ गए कि भाई अब क्या करें, ठीक है। और इसके कारण, एक ही चीज के ऊपर डिपेंड होने के कारण क्या हुआ, मैसिव स्टारवेशन हुआ। यानी आयरलैंड में मतलब भूखमरी छा गई, इतनी बुरी कंडीशन हो गई। आयरलैंड में ऐसी कंडीशन आ गई थी कि हजारों लाखों लोग मर गए भूख के कारण, क्योंकि सब आलू के ऊपर डिपेंड थे, आलू ही आलू खा रहे थे। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं द आयरिश फेमाइन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आयरिश फेमाइन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या बोला जाता है, ग्रेट फेमाइन भी बोला जाता है, और द ग्रेट हंगर भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। अब देखिए, कॉन्क्वेस्ट यानी कॉन्कर करना किसी को, डिजीज आप जानते हैं बीमारी फैलाना, और ट्रेड। देखिए, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली इन द 16th century when Europeans sailor discovered new sea routes। पहले क्या था, सिल्क रूट था। सिल्क रूट में क्या था, लैंड भी था और सी एरिया भी था। लेकिन 16th century में यूरोपियंस ने क्या किया, इसको और सिकोड़ के रख दिया, ठीक है, इसको और कम कर दिया। कैसे किया, इन्होंने सी रूट्स ढूंढ लिए। इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने सी रूट्स ढूंढ लिए। देखिए, ये देखो, यहां से आप देख सकते हैं, इन्होंने सी रूट्स ढूंढ लिए कि ये यूरोप है, यहां से हम उधर कैसे जाएंगे, और यहां से इधर कैसे जाएंगे, और यहां से वहां कैसे जाएंगे। पूरा सी रूट इन्होंने पता कर लिया कि भाई जमीन से जाने का क्या ही फायदा, इतना लंबा लंबा डिस्टेंस लेना। सी से जाते, समुद्र से जाते, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, इंडिया तक आराम से जा सकते हैं, ठीक है, और जगहों पर आराम से जा सकते हैं। अब तो अमेरिका, यहां ये देखिए, यहां पर आराम से हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स टू एशियन एंड अमेरिकन बाय यूरोपियन सेलर्स ड्यूरिंग द एज ऑफ डिस्कवरी। इसको हम एज ऑफ डिस्कवरी भी बोलते हैं 16th century को, क्योंकि उस समय हमने नए सी रूट्स को ढूंढा था, यूरोपियंस ने नए सी रूट्स को ढूंढा था। सिग्निफिकेंटली फैसिलिटेटेड ट्रेड बाय अलाउइंग डायरेक्ट एक्सेस टू दीज रीजन। अब इससे क्या हो रहा था, हम डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे थे। यूरोपियंस जो थे वो डायरेक्टली उन रीजन्स को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे, ठीक है, डायरेक्टली उन रीजन्स पर जा पा रहे थे बाय पासिंग लैंड रूट्स। अब लैंड रूट्स पर जाने की जरूरत ही नहीं थी। एंड एनेबलिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स मोर इजीली। अब क्योंकि लैंड रूट्स पर जाने की जरूरत नहीं है, इससे क्या होगा, जो गुड्स हैं वो बहुत आसानी से एक्सचेंज होंगे एंड एफिशिएंटली बिटवीन कॉन्टिनेंट्स। और इससे कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो एक्सचेंज होगा वो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लैंड रूट्स खत्म हो गए। लैंड रूट्स को इन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला हम सी रूट से अब काम करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत आसान रहेगा।
कि लैंड से अगर आपको मान लीजिए आपको चाइना आना है, क्या करना पड़ेगा, या इंडिया आना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, ऐसे 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 करके यहां से जाना पड़ेगा। यहाँ कितनी सारी जगहें क्रॉस करनी पड़ेंगी। अब क्या करना है, यहां से ऐसे 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 करके जाना है और यहां तुरंत पहुंच जाएंगे। अमेरिका जाना है तो क्या करना पड़ता था, पहले ऐसे 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 घूम के जाना पड़ता होगा। अब क्या है, अब सीधा ऐसे 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 करके यहां पहुंच गए, जल्दी पहुंच गए। In the 16th century, American continent was very rich and offered vast number of opportunities in crops and minerals. 16th century में जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट था वो बहुत रिच था और बहुत वास्ट था। क्यों? क्योंकि वहां पर नई तरीके की अपॉर्चुनिटीज थी। कैसे? क्रॉप्स और मिनरल्स की। उनके मतलब अमेरिका में बहुत अच्छी क्रॉप्स थी और बहुत अच्छे मिनरल्स थे। तो क्या हुआ, देखिए सिल्वर वाज फाउंड इन पेरू एंड मैक्सिको। सिल्वर जो था वो पेरू और मैक्सिको में पाया जाता था। एंड दीज कंट्रीज वर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर ड्यूरिंग द 16th to 19th सेंचुरी। और ये पेरू और मैक्सिको जो थी ये 16 से लेकर 19th सेंचुरी तक सिल्वर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर। ठीक है। प्रेशियस मेटल्स आल्सो एनहांस यूरोप वेल्थ एंड फाइनेंस इट ट्रेड्स विद एशिया। क्योंकि अब ये प्रेशियस मेटल्स मिलने लगे थे तो अब ये एशिया के मेंबर्स के साथ भी ट्रेड कर सकते थे। ठीक है। इन द 17th सेंचुरी में क्या हुआ, लेजेंड्स ऑफ साउथ अमेरिका वेल्थ लेड मेनी एक्सपेडिशन इन सर्च ऑफ एल डोराडो द मिथिकल सिटी ऑफ गोल्ड। एल डोराडो नाम की जो जगह है साउथ अमेरिका में, उसको यह माना गया कि यहां तो सोना ही सोना है। सोना मतलब गोल्ड। ठीक है, कि मतलब ये तो सिटी ऑफ गोल्ड है। ये क्या है, ये सिटी ऑफ गोल्ड है। यानी अगर यहां पर हम पहुंच गए तो हमारे तो मजे ही मजे आ जाएंगे। मिड 16th सेंचुरी में देखिए क्या हुआ। अब जब पोर्चुगीज और स्पेनिश को इस चीज के बारे में पता चला, द पोर्चुगीज एंड स्पेनिश बिगेन टू प्रोसेस द कॉलोनाइजिंग अमेरिका, बिगेन द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजिंग अमेरिका। जब उनको एल डोराडो के बारे में पता चला तो इन्होंने क्या किया, अमेरिका के बारे में पता चला कि वहां तो मतलब मिनरल्स की भरमार है, एल डोराडो नाम की जगह है, सोना ही सोना है, वहां तो सिल्वर है। ठीक है, पेरू मैक्सिको में प्रेशियस मेटल्स हैं। तो उन्होंने, इनके दिमाग में आया क्या कि अब हम क्या करेंगे, हम अमेरिका को कॉलोनाइज करेंगे, हम अमेरिका को अपना गुलाम बनाएंगे। ठीक है। अमेरिका ऑल्सो कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ पोर्चुगीज स्पेनिश। और हुआ भी ऐसा, हुआ भी यही कि अमेरिका जो है पोर्चुगीज और स्पेनिश के कंट्रोल में आ गया। अभी देखो जैसे ये सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। भाई हम लोग अमेरिका के इतनी बातें सुनते हैं ना कि इतनी पावरफुल कंट्री है, ये है, वो है, ये हथियार है उनके पास, ये है, फलाना है, मतलब भर के हम लोग अमेरिका की तारीफ सुनते हैं। और यहां तो देखो स्पेनिश और पोर्चुगीज ने बोला चलो कॉलोनाइज कर लेते हैं और कर भी लिया। तो ऐसे कैसे? नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जंग से तो नहीं जीता जा सकता। मिड 16th सेंचुरी में देखिए, द पोर्चुगीज एंड स्पेनिश नाइदर यूज एनी मिलिट्री नॉर एनी वेपन्स। इन्होंने ना ही किसी मिलिट्री का इस्तेमाल किया, ना ही किसी हथियार का इस्तेमाल किया। इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, बट दे यूज जर्म्स एंड डिजीजेस। इन्होंने जर्म्स का और डिजीज का, बीमारी का इस्तेमाल किया। लॉन्ग आइसोलेटेड नेटिव अमेरिकन, जो लॉन्ग आइसोलेट, अमेरिका के बारे में पता थोड़ी था किसी को, ये तो क्रिस्टोफर कोलंबस आ गया तो पता चल गया, वरना ये बेचारे तो अपने आप में खुश थे। इनको तो मतलब भी नहीं था बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, होने दो जो हो रहा है, हमें तो नहीं फर्क पड़ना। तो ये तो बेचारे आइसोलेशन में रह रहे थे, हम दो हमारे दो में खुश थे। ये तो इनको तो किसी से मतलब भी नहीं था बाहर। ये बेचारे लॉन्ग आइसोलेटेड नेटिव अमेरिकन्स लैक्ड इम्यूनिटी, और इनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर थी। ठीक है, तो यूरोपियन डिजीजेस, और यूरोपियन जो डिजीजेस थी उनसे इनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर थी। लाइक स्मॉल पॉक्स, जैसे स्मॉल पॉक्स आ गया। अब स्मॉल पॉक्स आया विच प्रूव डेडली अपॉन इंट्रोडक्शन। जैसी स्मॉल पॉक्स यूरोपियंस अमेरिका में लेके आए, बेचारे अमेरिकन की इम्यूनिटी जो थी, उनकी क्षमता थी झेलने की, वो उसको नहीं झेल पाए और बहुत लोग मरे थे। When European settlers introduced smallpox, ठीक है, जब यूरोपियन सेटलर्स ने अमेरिकन को स्मॉल पॉक्स दिखाया, ठीक है, दिखाया या जैसे भी था, ठीक है, उनको इंट्रोड्यूस कराया, आओ देखो हमारे पास नई तरीके की बीमारी है, क्या, स्मॉल पॉक्स। क्या स्मॉल पॉक्स, ये क्या होता है, आओ देखते हैं।
इट स्प्रेड रैपिडली एंड किल्ड मेनी नेटिव अमेरिकन। और स्मॉल पॉक्स क्या हुआ, तुरंत फैलने लग गया, क्योंकि अमेरिकन की इम्यूनिटी कम थी, तो तुरंत अमेरिकन में जो है स्मॉल पॉक्स फैलने लग गया और बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। अलाउइंग द स्पेनिश एंड पोर्चुगीज इजीली कॉन्कर अमेरिका, जिसके कारण जो स्पेनिश और पोर्चुगीज थे वो अमेरिका को कॉन्कर कर पाए। बड़े ही बुरे लोग हैं। कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। इफ वी लुक एट द कंडीशन ऑफ यूरोप, लेकिन अगर हम यूरोप की भी कंडीशन के बारे में बात करें, देन यूरोप ओन कंडीशन वाज नॉट गुड। यूरोप की खुद की कंडीशन अच्छी नहीं थी, बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप वाज इंक्रीजिंग अ लॉट, क्योंकि यूरोप की पॉपुलेशन क्या थी, लगातार बढ़ रही थी। ठीक है, इन्होंने अमेरिका में तो कर दिया, लेकिन इनकी खुद की कंडीशन अच्छी नहीं थी, इनके यहां पे पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। In 19th century, यूरोप फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। यूरोप को कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़े, लाइक डिजीज, ये डिजीज हुई, पॉवर्टी, गरीबी आएगी, हंगर आएगा। जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी बेटा, दुनिया में दिक्कतें आने लग जाएंगी। ठीक है, और वही हुआ यूरोप में। जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ी, क्या हुआ, डिजीज आने लग गई, हंगर आने लग गया, पॉवर्टी आने लग गई। ठीक है, एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी होने लगा, धर्मों की लड़ाइयां होने लगी। प्राइमरीली ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, और ये क्यों हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण। सबकी चीज, सबकी जड़ पॉपुलेशन है, अगर पॉपुलेशन बढ़ी तो कुछ ना कुछ खराब होगा। पुअर सैनिटाइजेशन, रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजिंग सिटीज, सैनिटाइजेशन खराब हो गया, साफ सफाई नहीं रख रहे हैं तो बीमारी तो होगी। लिमिटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम हो गई, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम नहीं हुई, पॉपुलेशन बढ़ गई, इसलिए अब कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम हो गई। एंड ऑन गोइंग सोशल एंड रिलीजियस टेंशन अक्रॉस द डिफरेंट रीजन, और सोशल टेंशन जो थी वो पूरे यूरोप में फैल गई। सो ये देखिए, अमेरिकन टू यूरोपियंस, जली ना, हमारे साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा, अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बेटा बुरा होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन रही थी उस समय। बाय द 18th century, इंडिया एंड चाइना वर द रिचेस्ट कंट्रीज डोमिनेटेड ग्लोबल ट्रेड। अगर हम 18th century के बारे में बात करें तो इंडिया और चाइना जो थी वो सबसे ज्यादा रिचेस्ट कंट्री थी। ठीक है, और वो ग्लोबल ट्रेड को डोमिनेट करती थी, कंट्रोल करती थी पूरे ट्रेड को, इंडिया और चाइना। लेकिन चाइना वेंट इनटू आइसोलेशन, चाइना जो था वो आइसोलेशन में चला गया। ठीक है, आइसोलेशन मतलब उन्होंने बाहर की दुनिया से उन्होंने कहा हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बाहर की दुनिया से मतलब नहीं है, हमें माफ करो। ठीक है, और इंडिया क्या हुआ, ब्रिटिश रूल के अंडर में आ गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन चाइना आइसोलेशन में चला गया, इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर में आ गया, और इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रेजुअली अमेरिका गेन इंपॉर्टेंस। इसकी वजह से अमेरिका को क्या मिली, इंपॉर्टेंस मिल गई। ठीक है, एंड यूरोप बिकेम द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, और यूरोप क्या बना, सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बन गया। ठीक है, बस यही है आपके चैप्टर में। देखा, मैंने बोला था ना बहुत आसान चैप्टर है, हिस्ट्री को बोरिंग मानते हो, ले ऐसे चैप्टर्स आएंगे तो मजा आएगा। और ग्लोबल था, ठीक है, सब कुछ हमने वर्ल्ड के बारे में ही पढ़ा, इंडिया के बारे में नहीं पढ़ा, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई वर्ल्ड जो ग्लोबल जो होता है ना, ग्लोबल हिस्ट्री, वो बहुत बोरिंग लगती है सुनने में, लेकिन ये तो बहुत मजेदार थी, मजा आ गया। हाँ, वेरी गुड। तो वैसे तो बुक में बहुत सारा कुछ लिखा गया है इसके बारे में, लेकिन आपका जो सिलेबस है उसमें इतना ही है। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में। इस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस चैप्टर के ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, 4-5 ही क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे ही जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, टेंशन फ्री रहिए और एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। तो मिलेंगे हम आपसे दोबारा। चलिए।